जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 19 पर। दोस्तों आज आप सभी को पता होगा कि हम क्लास नहीं दे पाए थे और इसीलिए आज पर हम और एक एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरा फुल्ली सॉल्व आरआरबी एनटीपीसी एक प्रीवियस क्वेश्चन फिर से आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे। तो मैथमेटिक्स के जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन का सॉल्व हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है आपका मेंसुरेशन के ऊपर। ठीक है, मेंसुरेशन के ऊपर मैथ के बाद आपका जीएस होगा। ठीक है, तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन के ऊपर है। क्वेश्चन है कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है और उसका एक साइड 12 मीटर है। ठीक है, एक साइड 12 मीटर है और एक उसका डायगोनल है 13 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है और उसका एक लेंथ गिवन है आपको 12 मीटर और डायगोनल गिवन है 13 मीटर। क्वेश्चन पूछा है कि उस रेक्टेंगुलर का और एक साइड, मतलब ये साइड कितना है। ठीक है, ये साइड आपको गिवन है 12 मीटर, डायगोनल 13 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये साइड कितना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमको पता है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, तो d हमको गिवन है 13 इज इक्वल टू d हमको गिवन है 13 स्क्वायर रूट ऑफ l मतलब 12 का स्क्वायर प्लस b हमको क्वेश्चन है तो b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमको पहले बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करने से ये जो हमारा स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना है 169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 169 12 का स्क्वायर कितना है 144 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, तो यह हमारा यह बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये जो ब्रेथ का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको डायगोनल गिवन था 13 और लेंथ गिवन था 12। क्वेश्चन था कि ब्रेथ का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमको डायगोनल का स्क्वायर पता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारा का वैल्यू पुट करने से ब्रेथ का वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन के ऊपर था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि in a map drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 18.5 किलोमीटर। एक मैप में 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है 18.5 किलोमीटर। ठीक है, एक सेंटीमीटर का वैल्यू गिवन है आपको, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18.5 किलोमीटर आपको गिवन है। क्वेश्चन पूछा है कि उस मैप में ए से लेकर बी तक डिस्टेंस आपको गिवन है, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस आपको गिवन है 22.25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू गिवन है 18.5 किलोमीटर और ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 22.25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये तो था सेंटीमीटर में, आपको क्वेश्चन ये है कि ये जो ए
और बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है। क्वेश्चन में गिवन था सेंटीमीटर, आपको बताना है कि कितना किलोमीटर है ए और बी के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो हमको पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18.5 किलोमीटर, 1 cm इज इक्वल 18.5 किलोमीटर, देन 22.25 सेंटीमीटर कितना होगा, 22.25 सेंटीमीटर कितना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 18.5 किलोमीटर, देन 22.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22.25 इंटू 18.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 411.625 किलोमीटर। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। 1 सेंटीमीटर का वैल्यू गिवन था 18.5 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा था कि 22.25 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 30 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है, उसका स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है आपको कि वो ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है 60 सेकेंड में। ठीक है, तो टाइम इज 60 सेकेंड। क्वेश्चन कहता है स्पीड है आपका, ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और उस ट्रेन एक पोल को 60 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो उसका लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर एक ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर है और उस ट्रेन एक पोल को 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो उसका लेंथ कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर एक ट्रेन एक आदमी और एक पोल और एक ट्री, किसी को भी अगर वो एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, उस ट्रेन का जो लेंथ होगा ना वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां पर भी उस ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस कर रहा है 60 सेकेंड में। ठीक है, पोल को क्रॉस कर रहा है 60 सेकेंड में, तो हमको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर आ जाएगा तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आ जाएगी, क्योंकि उस ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एस जो है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट क्या है, सेकेंड, और यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बोला था 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको मैं फॉर्मूला की क्लास में बोला था और इसका कंसेप्ट बोला था आपको। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, देन 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 60 इंटू 5/18। तो ये 18 5 + 60 तो 25 मीटर पर सेकंड। तो उस ट्रेन का स्पीड क्या है, वो जो ट्रेन का स्पीड क्या है, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है आपका कि वो ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कि वो ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में 25 मीटर वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि वो वो पोल को वो 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। अगर 1 सेकंड में 25 मीटर, देन 60 सेकंड में कितना होगा, 60 सेकंड में कितना होगा, 60 इंटू 25। तो आ जाएगा आपका
1500 सेकेंड। सॉरी पोस्ट करते हैं कैलकुलेशन को लेके 1895 नहीं है, तो थोड़ा गलती हो गया था यहाँ पर कि 60 इंटू 5/18, ठीक है। तो 60 इंटू 5/18 कितना होगा आपका? 60 इंटू 5 300/18, इसका मतलब है आपका 50/3, ठीक है। 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस ट्रेन का स्पीड क्या है? 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या है? 50/3 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या है कि वो ट्रेन एक सेकेंड में 50/3 मीटर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ट्रेन एक सेकेंड में 50/3 मीटर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वो 60 सेकेंड ले रहा है उस पोल को क्रॉस करने के लिए। अगर वो ट्रेन एक सेकेंड में 50/3 मीटर क्रॉस कर रहा है तो 60 सेकेंड में कितना करेगा? 60 सेकेंड में 50/3 इंटू 60, सॉरी 50/3 इंटू 60, ये आ जाएगा 20। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर क्या है हमारा? डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। डी आया हमारा 1000 मीटर। तो डी का वैल्यू क्या है इस केस पर? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है तो L इज इक्वल टू 1000 मीटर, जो कि आपका है आंसर, ठीक है। तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। क्वेश्चन है कि 9876 प्लस 34.567 माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू 9908.221, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना होगा आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दें 9876 प्लस 34.567, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 0.567 माइनस इक्वल टू 9908.221, ठीक है। तो इसको यहाँ पर x ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9910.567 माइनस 9908.221 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? इसको माइनस कर 7 से 1 हो गया तो 6, ये 4, ये 3 पॉइंट, ये देखो 2, तो 2.346 आपका इसका वैल्यू है 2.346, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन यह है कि ए का शेयर 2 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। ए का जो शेयर है वो 2 टाइम्स डबल है बी से, ठीक है। और बी का जो शेयर है वो 3 टाइम्स है सी का, ठीक है। ए का जो शेयर है उसका डबल टाइम है बी का, ठीक है। मतलब बी का जितना शेयर है उसका डबल है ए का, और सी का जितना भी शेयर है उसका ट्रिपल है बी का, ठीक है। तो और गिवन है कि ये दोनों को मिलाकर हो रहा है 1800। सॉरी, तीनों को ए बी और सी को मिलाकर रेट है
1800। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी का शेयर कितना है, ठीक है, बी का शेयर कितना है, आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, ए का शेयर, ए का जो शेयर है, ए शेयर इज 2 times ऑफ बी, 2 times ऑफ बी, और बी का जो शेयर है इज 3 times ऑफ सी, ठीक है, ये है क्वेश्चन। और तीनों को मिला, ठीक है, तो तीनों को मिलाकर क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ए सर 1800। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए है बी, ये है सी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बी का जो शेयर है वो सी से 3 गुना है, बी का जो शेयर है वो ए सी से 3 गुना है। लेट सी का शेयर है 1, ठीक है, लेट सी का शेयर है 1। बी का कितना शेयर है, सी से 3 गुना, अगर सी का 1 हुआ तो बी का कितना होगा, ए का 3 गुना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है, ए का जो शेयर है वो बी से 2 गुना ज्यादा है, अगर बी का 3 होगा तो ए का कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ए का कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मिलाकर 1800, ठीक है। ए का कितना है 6, बी कितना है 3, सी का 1, सी का 1 इक्वल टू 1800। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 1800। तो 1 यूनिट कितना होगा, 180, तो 1 यूनिट कितना होगा, 180 होगा। अगर 1 यूनिट 180 है तो बी का शेयर पूछे, तो बी का शेयर कितना है, 3 है, तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 इंटू 180, 540 रुपीज, ठीक है। तो बी का शेयर है 540 रुपीज। तो ये था आपका एक इजी सवाल था। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ये आपको गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। और भी एक डाटा आपको गिवन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, मतलब 14, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 14 एंड क्वेश्चन में पूछा है कि a b प्लस बी सी प्लस सी कितना होगा। तो हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है हमारा 6, तो यहाँ पर पुट कर दिए 6 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 14, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को प्लेस करो, 14 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना है 36 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca कितना होगा, ये 36, ये 14 यहाँ पर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 14, ठीक है।
36 माइनस 14 कितना है 22। अगर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल 22 है, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा 22/2, आंसर आ जाएगा 11। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हो गया 11। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर जितना भी डाटा है उन सारा डाटा का वैल्यू आप पुट कर देने से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था एक अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन। तो फिर देखते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर एक दूसरा सवाल है आपका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर दूसरा सवाल है। क्वेश्चन है कि दो वेसल्स है, ठीक है, दो वेसल्स है V1 एंड V2, दो वेसल्स है V1 एंड V2, ठीक है। पहला जो वेसल है, पहला जो हमारा वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। दूसरा वेसल में भी मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। जो पहला वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 1:3 रेशियो। तो दूसरा वेसल उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। पहला वेसल में 1:3 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, दूसरा वेसल में 2:1 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर ये वेसल 1 और वेसल 2 का जो मिल्क एंड वाटर है वो मिल जाए तो वो जो मिक्सर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो बहुत इजी सवाल है। पहला M मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, पहला वेसल में 1:3 है, दूसरा मिल्क एंड वाटर है, दूसरे में 2:1, ठीक है। तो पहला वेसल में एक पार्ट मिल्क है तो 3 पार्ट वाटर है, तो अगर दोनों मिला दे तो टोटल पार्ट कितना होगा 4 हो जाएगा, टोटल पार्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि मिल्क का पार्ट 1 है और वाटर का पार्ट 3, दोनों मिल जाए तो 4। उसी तरह दूसरा वेसल में भी टोटल पार्ट कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो 4 में से एक पार्ट मिल्क है तो टोटल मिल्क कितना है हमारा 1/4, क्योंकि 4 में से 4 पार्ट में से एक पार्ट मिल्क है। उस तरह वाटर कितना है 3/4, ठीक है, वाटर कितना 3/4। सेम इसी तरह यहाँ पर भी मिल्क कितना होगा, टोटल पार्ट 3 है, मिल्क कितना है 2 है तो 2/3, वाटर कितना 1/3, ठीक है, तो वाटर कितना होगा 1/3। क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों को मिला दे तो वो जो मिक्सर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। अगर ये V1 है, ठीक है, ये V1 है और ये V2 है, अगर हम ये दोनों को मिला दे तो इसका जो मिल्क है इस दोनों मिल्क भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिल्क कितना आएगा हमारा, टोटल मिल्क इसका जो वेसल 1 का मिल्क और वेसल 2 का मिल्क, तो 1/4 प्लस 2/3, ये 2 है, ये 3 प्लस ये आएगा 8, तो 11/12। अगर V1 को और V2 को मिला दे तो V1 का जो मिल्क है और V2 का मिल्क है वो दोनों को मिला के 11/12 का 12 है हमारा मिल्क। उसका टोटल वाटर कितना होगा, टोटल वाटर वेसल 1 में वाटर कितना है 3/4, वेसल 2 में वाटर कितना है 1/3, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 + 4, तो ये है 13/12। ये है हमारा क्या V1 + V2, दोनों हम जो वेसल जो मिला, वेसल 1 में जो मिक्सर था, वेसल 2 में जो मिक्सर था, ये दोनों को मिला के उस जो नया मिक्सर आया हमारा उसमें टोटल मिल्क है 11/12, टोटल
वाटर है 13/12, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको पूछा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो मिल्क बाई वाटर, तो मिल्क कितना है हमारा 11/12, वाटर कितना है 13/12, ठीक है। तो 11/12 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 12 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो 12 कैंसल, 11:13। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 11/13, ठीक है, 11/13। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा था एनटीपीसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ वर्क पी एंड क्यू, पी है और ये क्यू है, ठीक है। इन दोनों का एफिशिएंसी आपको गिवन है। एफिशिएंसी क्या है, पी का एफिशिएंसी 5 है, क्यू का 7 है। क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, तो एक काम को खत्म करने के लिए उन दोनों को कितना टाइम लगेगा, वो भी रेशियो में पूछा है आपको, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है 5:7 पी और क्यू का। अगर पी और क्यू का एफिशिएंसी 5:7 है तो एक काम को खत्म करने के लिए टोटल कितना दिन लगेगा, ठीक है। मतलब पी को कितना दिन लगेगा, क्यू को कितना दिन लगेगा, वो जो टाइम है उनका रेशियो आपको पूछा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एफिशिएंसी गिवन है 5:7, तो टोटल डेज हो जाएगा 7:5, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम, ठीक है। अगर आपका एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा, अगर आपका एफिशिएंसी कम है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो। अगर आप एक दिन में ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको टोटल टाइम कम ही लगेगा। अगर आपका एफिशिएंसी कम है तो आपका टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टोटल टाइम। तो एफिशिएंसी है 5:7, इसलिए ये घूम जाएगा, ठीक है, टोटल डेज आ जाएगा 7:5। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम एवरेज का एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एवरेज का। क्वेश्चन आपको पूछा है कि 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, उन 4 नंबर में से फर्स्ट थ्री नंबर का एवरेज आपको गिवन है 18, ठीक है। पहला 3 नंबर का एवरेज गिवन है 18 और लास्ट 3 नंबर एवरेज आपको गिवन है 14, ठीक है। 4 नंबर है, वो 4 नंबर में से फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज है 18 और लास्ट 3 नंबर का एवरेज है 14, ठीक है। और एक गिवन है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का एडिशन आपको गिवन है 16, ठीक है। 4 नंबर है, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज 18 है और लास्ट 3 नंबर का एवरेज 14 है। और क्वेश्चन में ये है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एडिशन 16 है। तो आपको ये बताना है कि लास्ट नंबर कितना है आपको, व्हाट इज द लास्ट नंबर, जो 4 नंबर में से लास्ट नंबर कितना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ठीक से क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर आपको गिवन है
उस 4 नंबर में से फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज है 18 और लास्ट 3 नंबर का एवरेज है 14 और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मिला के कितना होता है 60। तो लास्ट नंबर कितना होगा, तो यह है सॉल्यूशन। तो लेट नंबर्स कितना होगा, लेट ए बी सी और डी। लेट 4 नंबर है हमारा ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज, फर्स्ट 3 कितना होगा ए बी सी, तो ए बी सी मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन नंबर्स बाई एन, सम ऑफ एन नंबर्स बाई एन। यहाँ पर सम ऑफ एन नंबर्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब कितना, जितना नंबर आपको गिवन होगा, तो यहाँ पर कितना नंबर 3 है, क्योंकि 3 नंबर का एवरेज आपको 18 है, तो बाई 3 इक्वल टू 18। तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन आ जाएगा 54, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन आ जाएगा 54। फिर अब क्या गिवन है, लास्ट 3 नंबर, फिर अब क्या गिवन है, लास्ट 3 नंबर्स। लास्ट नंबर्स क्या है, बी प्लस सी प्लस डी, तो उसका एवरेज क्या है, हमें गिवन है बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 इक्वल टू 14 गिवन है। देन बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3, b प्लस सी प्लस डी बाई 3 इक्वल टू 14, क्योंकि एवरेज गिवन है 14, और b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 42, इन तीनों का एडिशन 42 है। और क्या गिवन है हमको, और क्या गिवन है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर मतलब a प्लस डी इक्वल टू कितना है 16, ठीक है 16। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का हम माइनस करेंगे, अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 54 है, और ये b प्लस सी प्लस डी आपको 42 है, आपको माइनस करना है, ठीक है माइनस। तो माइनस करने से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस डी इज इक्वल टू 54 माइनस 42 कितना होगा, तो 12। तो a माइनस डी का वैल्यू हमारा क्या है 12, और a प्लस डी का वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो a प्लस डी हमारा गिवन है 16, और a माइनस डी हमको गिवन है 12, ठीक है। तो इसको ऐड करने से डी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू, तो a प्लस डी क्या है 16 हम गिवन, और a माइनस डी इक्वल टू 12 हमने फाइंड किया। तो इसको दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस कर देने से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 क्या है हमारा लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है 2, ठीक है। तो ये था एवरेज का क्वेश्चन आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एज के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स इज 2 years when father's age was 52, ठीक है। फादर इज एल्डर बाय 2 years टू मदर। फादर का एज कितना है, यहां पर गिवन है फादर का एज कितना है 52, ठीक है। और फादर इज एल्डर बाय 2 years टू मदर। फादर मदर से 2 साल बड़े हैं, ठीक है। अगर फादर का एज 52 है तो मदर का एज कितना होगा, क्योंकि मदर से फादर 2 साल बड़े हैं, तो 52 मतलब मदर क्या है फादर से 2 साल कम है, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। और एक गिवन है कि जो 2 सिस्टर है उनमें से जो बड़ा है, जो एल्डर सिस्टर है, उसका एज मदर का एज का हाफ है, ठीक है। दोनों बहन है, एक एल्डर सिस्टर है, यस,
और एक यंगर सिस्टर है YS, ठीक है। तो जो ये जो एल्डर सिस्टर है इसका एज मदर का एज से हाफ है, मदर का एज का हाफ है, ठीक है। अगर मदर का एज 50 है तो एल्डर सिस्टर का एज कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो इतना डाटा आपको गिवन। और एक डाटा गिवन है कि जो दोनों सिस्टर है, जो एल्डर सिस्टर एंड यंगर सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर का एज डिफरेंस है 2, ठीक है। एज डिफरेंस है 2, मतलब एल्डर सिस्टर बड़ा होगा, एल्डर सिस्टर डिफरेंस ऑफ एज, एल्डर सिस्टर एंड यंगर सिस्टर इज 2, ठीक है। एल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर का एज का डिफरेंस है 2, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये जो यंगर सिस्टर का एज आप कितना होगा, तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है अगर दोनों सिस्टर का एज का डिफरेंस 2 है और एल्डर सिस्टर का एज 25 है तो यंगर सिस्टर का एज कितना होगा आपका 23, क्योंकि एज डिफरेंस 2 है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन ये था कि एल्डर सिस्टर दोनों सिस्टर है और उन दोनों सिस्टर का एज का डिफरेंस है 2, ठीक है। और फादर का एज है 52, मदर का एज कितना है फादर से 2 साल कम, और एल्डर सिस्टर का एज कितना है मदर का एज का हाफ, ठीक है। तो फादर का एज 52 था, क्योंकि मदर फादर से 2 साल कम है, इसलिए अगर फादर 52 है तो मदर 52 माइनस 2 50 हो जाएगा। और क्या बनता कि एल्डर सिस्टर मदर से हाफ एज है, मतलब मदर का जितना भी एज होगा एल्डर सिस्टर का एज कितना होगा उसका हाफ होगा। तो मदर का एज 50 है तो एल्डर सिस्टर का एज कितना होगा 50/2 25, और आपको गिवन है कि दोनों सिस्टर का एज का डिफरेंस 2 है तो यंगर सिस्टर का एज कितना होगा 25 माइनस 2 23। तो ये था आपका एज वाला क्वेश्चन। फिर आपका है एक क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 years of a certain sum at 15% per annum simple interest is at 8,700, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको, टाइम आपको गिवन है 3 years, इंटरेस्ट आपको गिवन है 15%, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 3 years, इंटरेस्ट आपको गिवन है 15%, और क्या है आपका मैच्योरिटी वैल्यू, आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 8700 आपका मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन पूछे कि इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन पूछे कि इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू इसको हम एमबी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एमबी क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो प्लस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल पर 3 साल में 15% के इंटरेस्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उस दोनों को मिला के जो अमाउंट हमको मिलेगा वो है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो P प्लस SI है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, तो P प्लस SI इक्वल टू क्या गिवन है 8700, ठीक है। तो P की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PTR/100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR/100 इक्वल टू 8700, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने से क्या होगा, एलसीएम आएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 100P प्लस PTR इक्वल टू 8700। तो यहाँ पर P कॉमन आएगा तो होगा 100 प्लस TR इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये जो 100P प्लस PTR से P कॉमन आएगा तो 100 प्लस TR, और ये 100 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू 100 प्लस TR इक्वल टू 8700 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से P
तो P इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आने से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8700 इंटू 100 बाई 100 प्लस TR, 100 प्लस TR, तो 8700 इंटू 100 बाई 100 प्लस T का वैल्यू कितना है 3 और I का वैल्यू R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 है, 15 TR मतलब 15 into 3 45, ठीक है। ये 100 कट जाएगा तो यार 8700 बाई 45, 8700 बाई 45, बाई 45, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर 100 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि नीचे प्लस है ना इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ये 100 प्लस 45, क्योंकि नीचे प्लस है इसलिए कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होने से कैंसिल हो जाता, लेकिन नीचे प्लस है इसलिए कैंसिल नहीं होता। 18700 इंटू 100 बाई 145, ठीक है, 145। तो इसको सॉल्व करने से आपका आएगा P इज इक्वल टू 6000, P इज इक्वल टू 6000, ठीक है। P इज इक्वल टू 6000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 6000, प्रिंसिपल है हमारा 6000। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको प्रिंसिपल पूछा था और टाइम गिवन था 3, आई इंटरेस्ट गिवन था 15, मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन था 8700, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR बाई 100 इसको 8700, फिर इसको सॉल्व करने से TR का वैल्यू पुट कर देने से 15 into 3 45, इसको सॉल्व करने से हमारा P इज इक्वल टू 6000 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो SI और CI के ऊपर एक क्वेश्चन। फिर एक सवाल है आपका जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपका अगला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ बिग एंड स्मॉल नोटबुक्स आर 10 and 15 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ बिग एंड स्मॉल नोटबुक्स आर 10 and 15 रेस्पेक्टिवली। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 5 डजन स्मॉल नोट और 10 डजन बिग नोट खरीदा, वो भी 5% डिस्काउंट में, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 5%, ठीक है। स्मॉल बुक का रेट कितना है, स्मॉल बुक का रेट है 15 और बिग बुक का प्राइस है 10, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 5%, स्मॉल बुक का प्राइस 15 और बड़ा बुक का प्राइस 10 है, ठीक है। वो स्टूडेंट ने क्या किया कि परचेज किया, क्या परचेज किया 5 डजन स्मॉल प्लस 10 डजन बिग बुक्स, ठीक है। 5 डजन स्मॉल बुक और 10 डजन बिग बुक बाय किया, वो भी 5% डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ये है कि उसका डिस्काउंट कितना, उसको डिस्काउंट कितना मिला। ये तो डिस्काउंट 5% हमको परसेंटेज में है, वो रुपीस में आपको पूछे कि डिस्काउंट उस स्टूडेंट को कितना मिला, ठीक है। तो टोटल रेट कितना होगा, टोटल रेट वो जो परचेज किया उस परचेज रेट कितना होगा टोटल, ठीक है। तो 5 डजन क्या स्मॉल बुक, तो एक डजन है 12, तो 5 डजन है 60, ठीक है। तो वो 60 बुक परचेज किया। तो अगर एक बुक का दाम 15 है, एक स्मॉल बुक का दाम 15 है,
तो 16 बुक का दाम कितना होगा 15 इंटू 16 इंटू 15, ठीक है, प्लस 10 डजन बड़ा बुक, अगर 1 डजन 12 है तो 10 डजन 120, ठीक है, पर 1 डजन 12 है तो 10 डजन 120, तो वो 120 बुक्स खरीदा। अगर एक बड़ा बुक का दाम 10 है तो 120 बड़ा बुक का दाम 120 इंटू 10, 120 इंटू 10 होगा, ठीक है। तो टोटल है हमारा ये 900, ये है 1200, ठीक है, ये 90 और ये 900, ये 1200, तो टोटल रेट कितना है, टोटल जो परचेज रेट है वो है 2100 हमारा टोटल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट कितना मिला उसको, वो भी रेट में, तो रेट ऑफ डिस्काउंट, प्राइस ऑफ डिस्काउंट कितना मिला, परसेंटेज में कितना है 5 परचेज रेट कितना है, सॉरी 5/100 इंटू परचेज रेट, तो 5/100 इंटू 2100, तो 2020 कट गया, तो 5 इंटू 105 उसको डिस्काउंट मिला टोटल, ठीक है। तो टोटल उसको 105 डिस्काउंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, डिस्काउंट आपको 5% मिला उस बच्चे को, उस बच्चे ने क्या परचेज किया कि 5 डजन स्मॉल बुक और 10 डजन बिग बुक, ठीक है, और एक स्मॉल बुक का दाम है 15 और बड़ा बुक का दाम है 10, ठीक है। तो अगर 5 डजन स्मॉल बुक मतलब अगर 1 डजन 12 है, 5 डजन है 60, तो ये था 60 बुक, ये 60 बुक, ठीक है, और 10 डजन का मतलब 120 बुक, ठीक है। 60 स्मॉल बुक परचेज किया और 120 बड़ा बुक परचेज किया, तो एक बुक का स्मॉल बुक का दाम 15 है, तो 7 बुक का दाम कितना होगा 15 इंटू 60 900 और 120 इंटू 10 1200, तो ये दोनों को मिलाकर 2100 टोटल उसने खरीदा। तो प्राइस ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट 5% बाई, ठीक है, प्राइस ऑफ डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट इन परसेंटेज बाई 100 इंटू प्राइस रेट, ठीक है। तो 5 हमारा टोटल डिस्काउंट 5 है बाई 100 इंटू प्राइस रेट कितना है 2100, तो 2020 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 105। तो ये था परसेंटेज के ऊपर एक सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपका नेक्स्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 525 प्लस 252, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमें 525 और 252 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 525 का स्क्वायर प्लस 252 का स्क्वायर, ऐसा निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा हमको, तो क्या करेंगे हम कि देखिए यहां पर क्या है 525 252 525 252, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, इसका वैल्यू है 4ab, इसका वैल्यू है 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4ab। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें a का वैल्यू कितना है 525 है और b का वैल्यू है 252 है, a का वैल्यू 525 और b का वैल्यू 252 है, ठीक है। तो ये भी सेम a, देखिए a और b और ये a और ये b, ये भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का इक्वल टू 4ab, तो ये कितना होगा 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4ab इंटू 525 इंटू b 252 डिवाइडेड बाई a इंटू b हमको गिवन है 525 इंटू 252। तो क्लियरली 525 कैंसिल, 252 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 4। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4ab, तो इसके जगह 4ab पुट कर देने से डिवाइडेड बाई जो भी गिवन है, ठीक है 525 इंटू 252 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये था एक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर सवाल। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट आपका है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का आपके ऊपर सवाल है। ये क्वेश्चन ये है कि 2 cos थीटा का वैल्यू है √3, 2 cos थीटा वैल्यू √3, और क्वेश्चन है कि cos थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा। 2 cos थीटा इक्वल √3 और cos थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा आपका, ये आपको सवाल है। ठीक है, तो 2 cos थीटा का वैल्यू √3 है, देन cos थीटा कितना होगा √3/2। तो अब थीटा का कौन सा वैल्यू पर cos थीटा इक्वल √3/2 होगा। थीटा के जगह पर हम क्या पुट कर देने से वो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है cos 30 इक्वल √3/2, cos 30 इक्वल √3/2, तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा 30 डिग्री, तो थीटा वैल्यू हमको मिल गया 30 डिग्री। देन क्वेश्चन क्या पूछा है cos थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो cos थीटा मतलब cos 30, tan थीटा मतलब tan 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 और tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, तो √3 कैंसिल, आंसर क्या है 1/2। ठीक है, तो cos थीटा इंटू tan थीटा वैल्यू 1/2। क्वेश्चन सिंपल था, 2 cos थीटा √3 था, cos थीटा इक्वल √3/2, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू पुट कर देने से आंसर क्या है 1/2। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक सवाल। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका, ये सवाल तो एक बच्चा भी कर लेगा। जो सवाल है a-4 का होल क्यूब आपको पूछा है, a-4 का होल क्यूब, तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a³ - b³ - 3ab इंटू a-b। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, a की जगह पर a माइनस b की जगह 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू a इंटू 4 a-4 दिया। ये a³ - 64 माइनस 12a इंटू a-4, क्या a³ - 64 माइनस 12a इंटू a 12a² माइनस प्लस 48a, तो ये आएगा आपका आंसर a³ - 12a² प्लस 48a - 64। ठीक है, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। a³ - 12a² प्लस 48 - 64, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर फिर से एक सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि B does 50% ऑफ ए वर्क इन 20 days, कि B एक काम का 50% 2 days में खत्म, 20 days में खत्म कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो 50% काम था वो B और C मिलके
बाकी जो 50% काम था उसको 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बी एक काम का 50% मतलब आधा काम 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, और बी और सी मिलके बाकी जो आधा काम पेंडिंग था उसको 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी अगर 50% काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, अगर एक काम का आधा काम अगर 20 दिन में खत्म कर रहे हैं तो पूरा काम, ठीक है, अगर बी एक काम का आधा काम अगर 20 दिन में खत्म कर रहा है तो पूरा काम खत्म करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा। अगर 50% काम को 20 दिन में लग रहा है तो 100% काम को 40 दिन लगेगा। ये सिंपल सा बात है, 50% काम को 20 दिन में तो 100% काम को 40 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर बी प्लस सी बाकी जो 50% काम है उसको 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर बी और सी मिलके 50% काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 100% काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 8 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर निकल रहा है हमारा बी एक काम को 40 दिन में खत्म कर रहा है, बी और सी मिलके उसी काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेथड जो था बी का 40 और बी प्लस सी का 8। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 40, तो बी एक दिन में 40/40 एक काम कर रहे हैं, उस तरह बी प्लस एक दिन में 40/8 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, बी एक दिन में एक काम करता है और बी प्लस सी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है और बी और सी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में एक काम और बी प्लस सी एक दिन में 5 काम, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, और बी एक दिन में एक काम कर रहा है और बी और सी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी से बी को माइनस कर देने से कितना होगा, 5 से 1 माइनस हो जाएगा, तो सी बाकी 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी उसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारा टोटल वर्क 40। अगर सी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क, टोटल वर्क कितना है 40 है, तो 40/1 डे वर्क 4 है, तो 10 दिन लगेगा। ठीक है, ये था सवाल और सॉल्यूशन। क्वेश्चन था बी 50% काम को 20 दिन में, बी प्लस सी 50% काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर बी 50% काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 100% काम को 40 दिन में, उस तरह बी प्लस 50% काम को 4 दिन में तो 100% काम को 8 दिन में, तो इससे आ गया 40 का 40, तो बी एक दिन में एक काम, बी प्लस एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बी अगर एक दिन में एक काम कर रहे हैं और बी और सी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा सी को, टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क, तो टोटल वर्क हमारा 40 है बाई 1 डे वर्क 4, तो 40/4 10, तो सी को पूरा काम खत्म करने के लिए 10 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है द लॉस इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1235 वाज 5%। ठीक है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1235। ठीक है, उस सेलिंग करने से उसका लॉस हुआ है 5%। ठीक है, 1235 में सेलिंग करने से उसका लॉस 5% हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कितने प्राइस में बेचता, अगर वो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता तो उसको प्रॉफिट 10% का होता। ठीक है, अगर
वो सेलिंग प्राइस उस जो चीज था उस चीज को वो कितने दाम में वो बेचता तो उसको प्रॉफिट 10% होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5% लॉस है, ठीक है, तो परसेंटेज में हम हमेशा 100 को लेते हैं। 5% लॉस है मतलब 5% कम है, तो 95% है। तो 5% लॉस किस में है? 1 2 3 5 में। 5% लॉस 1 2 3 5 में है, तो 95% इज इक्वल 1 2 3 5, सिंपल। तो 1% इज इक्वल टू 1 2 3 5 बाई 95। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट उसको 10% होना चाहिए। प्रॉफिट उसको 10% होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब एड तो 100% हमारा टोटल है, 100 में से प्रॉफिट होगा 10, मतलब 110। 100 प्लस 10 110, तो 110 कितना होगा? 1 2 3 5 इंटू 95 इंटू 1 2 3 5 बाई 95 इंटू 100। तो ये 19 और ये 20, तो ये 19 या 19 या इसको ऐसे ये कितना था? 1 2 3 5 बाई 95 इंटू 100। ठीक है, तो कितना होगा? 95 1 जा 95, 1 2 3 5, 95 1 जा 95, तो बाकी है 285। ठीक है, बाकी है 285, तो ये 3, तो 285, तो ये 3। ठीक है, तो 1300 1300 उसका, अगर वो उस चीज को 1300 रुपए में अगर वो बेचता उसको 10% का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये था 1% को 1 2 3 5 95। तो अगर 1% को इतना होगा तो 110% हमारा प्रॉफिट है, तो 110% कितना होगा? 1 2 3 5 95 इंटू 110, तो 95 से 1 2 3 5 13 में कैंसिल होगा, तो 13 इंटू 110, तो आंसर है 1430। अगर वो 1430 में अगर वो बेचता उस चीज को, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका सवाल है, एक सिंप्लीफिकेशन ऊपर है, तो क्वेश्चन है 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 207 प्लस 3x। ठीक है, तो ये था सवाल आपका। तो x को एक साइड में कर दीजिए 22x माइनस 3x, तो y को एक साइड में कर दीजिए 247। ठीक है, 22x माइनस 3x 19x इक्वल टू 247, देन x इज इक्वल टू 247 बाई 19, तो ये आएगा आपका 19 और ये 3, तो आपका x का वैल्यू आएगा 30। ठीक है, तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक सवाल। फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक सवाल है आपका। सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। हाँ, सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 920, उसमें उसका प्रॉफिट हुआ है 15%। ठीक है, 920 में बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ है 15%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ताकि उसको प्रॉफिट हो पाएगा 20%। ठीक है,
सेलिंग प्राइस 920 होने से उसको प्रॉफिट हुआ है 15%। तो सेलिंग प्राइस कितना होने से उसको प्रॉफिट होगा 20%। तो प्रॉफिट हुआ है तो 100 हमारा मेन है, प्रॉफिट हुआ है 15, तो 115 होगा। तो 115 इज इक्वल 920, तो 1% इज इक्वल कितना होगा 920 बाई 115। ठीक है, तो 1% इज इक्वल 920 बाई 115। तो क्वेश्चन क्या है 20% उसको प्रॉफिट होने चाहिए, तो 120% इज इक्वल कितना होगा 920 बाई 115 इंटू 120। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 960। ठीक है, अगर उस आदमी ने उस चीज को 960 में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि है फिर से मेंसुरेशन के ऊपर है कि क्वेश्चन है एक एरिया, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस ट्रायंगल का एरिया है आपका 456 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उस ट्रायंगल का एरिया है 456 और हाइट है उसका 24 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है उसका बेस कितना है, उसका बेस कर लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया कितना है आपको गिवन है 456 और हाइट कितना गिवन है आपको 24। फाइंड करना है बेस, तो व्हाट इज द बेस। ठीक है, तो हमका एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, सॉरी हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो एरिया कितना गिवन है 456 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितना है हमारा 24 इंटू बेस। ठीक है, तो बेस इक्वल कितना होगा, बेस इक्वल 456 इंटू 2 बाई 24। तो ये होगा हमारा बेस। ठीक है, तो ये 12 में कटा, 12 से 36 30, तो 38 सेंटीमीटर हमारा बेस। ठीक है, जो बेस है हमारा 38। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ और एरिया का वैल्यू 456, हाइट का वैल्यू 24 पुट कर देने से और सॉल्व करने से हमारा बेस आ गया 38 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सवाल है फिर से ट्रिग्नो के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका ट्रिग्नो के ऊपर है। क्वेश्चन है कि आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये ऊपर जाने से उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये ऊपर जाने से उल्टा जाए तो साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं, तो सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा कैंसिल और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो आंसर क्या है हमारा सिर्फ साइन थीटा। तो इसका वैल्यू है साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू और कोसेक थीटा का वैल्यू पुट कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एक नेक्स्ट सवाल आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर आपका नेक्स्ट सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर आपका नेक्स्ट सवाल है।
के एक आदमी है, ठीक है, के एक आदमी है, ठीक है, के एक आदमी है, के क्या कर रहा है ना, वो पहला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए और बी और सी, पहला जो ए बी जो डिस्टेंस है उसको वो एल के साथ, ठीक है, एल के साथ 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो जा रहा है एल के साथ, एल के साथ ए और एल मिलके ए से शुरू करके बी तक 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर बी से लेके सी तक 6 किलोमीटर, ठीक है, फिर बी से लेकर सी तक 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, कौन कौन, के और एम मिलके, ठीक है, के और एम मिलके। पहला क्या था, के और एल मिलके, के और एल मिलके ए से लेकर बी तक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, फिर बी से लेकर सी तक के प्लस एम, मतलब के और एम मिलके 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन में और भी गिवन है डाटा कि टोटल डिस्टेंस आपका 27 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका 27 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका 27 किलोमीटर है, ठीक है, 27 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को ये जो पूरा ए से लेकर सी तक ये पूरा कवर हो रहा है, ये पूरा सिस्टम हो रहा है सिर्फ 7 आवर्स में, ठीक है, मतलब के और एल मिलके ए से लेकर बी तक और के और एम मिलके बी से लेकर सी तक टोटल 7 घंटे में वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है 7 घंटे में। क्वेश्चन है कि बी से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, कि के एम के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब बी से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है आपका 27, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका 27 है। लेट ए से लेके बी तक आपका डिस्टेंस x है, ठीक है, ए से लेके बी तक डिस्टेंस x है, टोटल 27 है, तो बी से लेकर सी तक कितना होगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि ये x होगा तो ये 27 माइनस एक्स होगा, तो ए बी है आपका x और बी सी है आपका 27 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना दिन में कितना टाइम हो रहा है, 7 आवर्स। तो हमको सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, देन यहाँ पे टी इज इक्वल कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम का मतलब क्या है, पूरा ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक, ठीक है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू हमारा d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2 होगा, क्योंकि टोटल काम 7 घंटे में कवर हो रहा है। t1 का मतलब क्या है, पहला डिस्टेंस क्या है हमारा x, बाई पहला स्पीड कितना है 3 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है 27 माइनस एक्स, बाई दूसरा स्पीड कितना है 6 है। अरे पूरा काम हो रहा है सिर्फ 7 घंटे में, 7, ठीक है। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल टू एलसीएम गया हमारा 6, तो ये 3 2 जा 6, तो ये 2x प्लस 27 माइनस एक्स, ठीक है, 27 माइनस एक्स। तो यहां पर क्या होगा, 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाए तो 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 27 माइनस एक्स। तो 27 को यहाँ ला देने से क्या होगा, 42 माइनस 27
इक्वल टू 2x माइनस एक्स, देन 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू हमारा 15 आएगा, 15 किलोमीटर एक्स। ठीक है, एक्स है हमारा 15। तो हमको क्वेश्चन क्या है, ये बी और सी, बी से लेकर सी तक डिस्टेंस हमको ढूंढना है। तो एक्स इक्वल 15 है, ए बी इक्वल टू एक्स है, तो बी सी इक्वल कितना होगा 27, बी सी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 15 है, 27 माइनस 15 हमारा 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका जो बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर। मतलब कि एम को साथ में लेके सिर्फ 12 किलोमीटर ही कवर क्या है, मतलब ट्रैवल क्या है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट सवाल। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था कि के एक आदमी है और के और एल मिलके 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ए से लेकर बी तक ट्रैवल कर रहे हैं, और के और एम मिलके 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बी से लेकर सी तक ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 27 है और पूरा सिस्टम हो रहा है, पूरा काम हो रहा है सिर्फ 7 घंटे में। तो आपको पता करना है कि बी और सी का, बी से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 27, लेट ए बी एक्स, तो बी सी 27 माइनस एक्स, तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम इज कितना हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2। तो d1 कितना है हमारा, पहला डिस्टेंस x, बाई पहला स्पीड 3 प्लस दूसरा डिस्टेंस d2 27 माइनस एक्स बाई स्पीड 6। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आया x का वैल्यू 15, तो x इक्वल 15, देन bc का वैल्यू क्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 15, तो यह आया हमारा 12 किलोमीटर आपका बी और सी का, बी और सी के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था आज का तो ये था आज का मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस और सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन। तो इसके बाद हम जीएस करेंगे। तो अभी आपको आपको प्रीवियस क्वेश्चन का सारा जीएस सॉल्व करवाएंगे, तो वेट करते हैं उनका। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस पर। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन देखिए, ए रिसेंटली डिस्कवर्ड बर्ड स्पीसीज नेम्ड हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट वाज फाउंड इन डेस। आपका ऑप्शन में आ रहा होगा, पहले तो देहरादून, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ऑप्शन सी उत्तराखंड, एंड ऑप्शन डी लद्दाख, जो कि आपका सही आंसर है हमारा, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरी क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज, क्या लेप्रोसी आल्सो नोन एज, क्या लेप्रोसी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन है, आ रहा होगा अल्बिना, ऑप्शन बी हैंसन डिजीज, एंड ऑप्शन सी गाउचर डिजीज, एंड ऑप्शन डी हॉडकिन। हॉडकिन डिजीज। ठीक, आपका यहाँ पे सही आंसर है हैंसन डिजीज। इसका मकसद क्या है, क्योंकि स्किन को डैमेज करना। ठीक है, स्किन डिजीज, ठीक है, वही बात है, स्किन डिजीज। एंड अल्गिना का काम है, जो कि आपका चेस्ट पेन होता है ना, ये सब चेस्ट पेन जो भी पेन होता है चेस्ट में, उसका असल मकसद है अल्गिना के कारण आपका चेस्ट पेन होता है। ठीक है, एंड गाउचर डिजीज, इसका काम है, इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, गाशे, गाशे। ठीक है, गाशे डिजीज। जब भी बोन वीक होने लगता है, तब कैसे अफेक्ट
गाउचर डिजीज के अफेक्ट की वजह से आपका बोन्स वीक होने लगते हैं, ठीक है। बोन्स वीक का असल कारण है गाउचर डिजीज, ठीक है। एंड आता है हॉटकिन। हॉटकिन का मकसद है कैंसर ऑफ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज हंसन डिजीज, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। एंड ये रहा आपका ऑप्शन। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हु वाज द कोच फॉर U19 वर्ल्ड कप 2016 हेल्ड इन बांग्लादेश? 2016 में कौन कोच थे अंडर-19 के? सॉरी, हु वाज द कोच ऑफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 हेल्ड इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में जो हुआ था वर्ल्ड कप, यहाँ के अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ के कोच कौन थे? आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली एंड अनिल कुंबले। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे ए, जो क्या आता है राहुल द्रविड़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। ऑप्शन बी पे आ रहा है आपका साइलेंट वैली, एंड ऑप्शन बी जो कि सिलिकॉन वैली, एंड ऑप्शन सी इंडस वैली, एंड ऑप्शन बी दामोदर वैली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हु वाज द conferred the अर्जुन अवार्ड फॉर द बैडमिंटन इन 2015? 2015 में बैडमिंटन के फील्ड में अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? आपके यहाँ ऑप्शन आ रहा है किडम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी चेतन नारायण, एंड ऑप्शन डी जो कि रोहित शर्मा। आपका यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो कि किडम्बी श्रीकांत, किडम्बी श्रीकांत। एंड 2020 में 2020 में जो कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है, उनका नाम पहला आता है चिराग सेठी, एंड सात्विक सिराज रानकी रेड्डी। देखिए सात्विक रानकी रेड्डी, ठीक है। आपका यहाँ पे सही आंसर तो है 2015 का, जो कि अर्जुन अवार्ड दिया था बैडमिंटन के फील्ड में किडम्बी श्रीकांत। एंड 2020 में बैडमिंटन के फील्ड में अर्जुन अवार्ड दिया गया किसे? चिराग सेठी एंड सात्विक सिराज रानकी रेड्डी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। टिल द एंड ऑफ 2015 इंडिया has established research station in Antarctica. So आपके यहाँ 2015 में भी 3 थे, आपके ऑप्शन में आ रहा होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका सही आंसर है। एंड 2020 में भी आपका 3 है, ठीक है। पहला आता है हमारा भारती एंड दूसरा मैत्री, एंड ऑप्शन 3 जो कि दक्षिण गंगोत्री। भारती को 2012 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड
मैत्री जिसे 1998 में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन, देखिए। जंतर मंतर इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय महाराजा डैश। आपके ऑप्शन पे आ रहा होगा पहले तो जय सिंह 1 ऑफ जयपुर, ऑप्शन बी जय सिंह 2 ऑफ जयपुर, एंड ऑप्शन सी राम सिंह 1, एंड ऑप्शन डी है आपका विशन सिंह। आपका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि जय सिंह 2 ऑफ जयपुर ऑफ इन ईयर 1724, ठीक है। 1724 में बनाया गया था जंतर मंतर दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 दैट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। 2015 में आपका कौन सा स्टेट जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किया था इन एरिया वाइज, ठीक है। जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन है जो कि आसाम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी जो कि आता है अरुणाचल प्रदेश। 2015 में आपका ऑप्शन सी जो कि आता है मध्य प्रदेश, एंड 2020 में भी आपका सबसे बड़ा घना जंगल जो कि मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखिए। नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। आपका ऑप्शन में आ रहा होगा सशस्त्र सीमा बल, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो आपके यहाँ पे सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड लाउचिंग गैस इज। सो आपके यहाँ पे ऑप्शन पे आ रहा होगा, ऑप्शन ए जो कि मीथेन, ऑप्शन बी ओके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन CH4 and nitrous oxide, and option B sulfuric acid, H2SO4। तो आपकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड लाउचिंग गैस। आपके यहाँ पे लाउचिंग गैस जो कि है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। मीथेन, तो चलिए एक ऑप्शन से बारे में। मीथेन, मीथेन इज अ कलरलेस एंड स्मेललेस गैस विच इज यूज्ड इन फ्यूल। इसका यूज जो कि फ्यूल में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा CO2 का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। एंड ऑप्शन डी जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड, उसका यूज आपका कहां पे होता है, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग H2SO4, okay, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है आपका एक प्राइमरी सोर्स है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए विच वन इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। सो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए वेनस, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी मून, ऑप्शन डी जो कि प्लूटो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जो कि प्लूटो है, ठीक है। एंड यहाँ पे मून आपको पता होगा, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है आपका, ये जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है, आपका आकाशगंगा का सबसे बाहरी इलाके में ये मर्क्यूरी दिखा जाता है, जो कि आकाशगंगा में बाहर नहीं है, आसपास ही है, जो कि सबसे छोटा भी है, ठीक है। वेनस, तो आपका ऑप्शन है वेनस। ऑप्शन में जो वेनस है, इसको रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी भी कहा जाता है, क्या रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव, लव एंड ब्यूटी। तो चलिए देखते हैं, जैसे प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो इसके जैसे और कितने ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। यहाँ पे आता है प्लूटो, इरिस एंड केयर्स। तो क्या आपके यहाँ पे जैसे प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ऐसे कुछ और भी प्लैनेट है, जैसे कि प्लूटो, इरिस, केयर्स एंड होमिया एंड मैके ठीक है। ऐसे ही जैसे कि प्लूटो है ड्वार्फ प्लैनेट, इसी तरह प्लूटो, इरिस, केयर्स, होमिया एंड मैके, ऐसे ही ये कुछ 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन। मैकओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो आपको पता होगा, ठीक। यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि एप्पल, मैकओएस जो कि इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ के चीफ या फिर बोल तो हेड कौन है, स्टीव जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स है क्या। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए और एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। लेट्स एक्सटिंग्विश फायर, कौन सा जो कि फायर को बुझाने में काम आता है, कौन सा गैस। तो आपके यहाँ पे आपको पता होगा ऑप्शन बी जो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इजी था ये, कभी कभार देता है आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आता है। अभी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगेस इज नोन एज। आपके ऑप्शन आ रहा है हुगली रिवर, जमुना रिवर, मेघना रिवर एंड पद्मा रिवर। तो आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी पद्मा रिवर, ठीक है। क्या ऑप्शन डी पद्मा रिवर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, ए जनरेटर कन्वर्ट्स, जनरेटर काम क्या होता है असल में। आपके यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो आपके यहाँ पे सही आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू
into electrical energy. वो तो आंसर बताइए। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखिए विच वन इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है SSH, डी ऑप्शन बी जो कि आपका आ रहा है HTML, और ऑप्शन सी TTP एंड ऑप्शन डी जो कि POP। सो आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके यहाँ ऑप्शन है जो कि SSH एंड ऑप्शन बी HTML एंड ऑप्शन सी PPP एंड ऑप्शन डी जो कि POP। 18 ठीक है, ABND 18 जो कि आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ये तीन भी आपके जो कि SSH, HTML एंड POP जो तीन भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जो आखिरी बता है जो क्या है PPP, यही आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग ऑफ टॉप, जो घुमाता है ना ऊपर ऐसे पत्थर को बांध के रस्सी से, इसका एग्जांपल कौन सा है? आपके यहाँ पे ऑप्शन ए पे आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑप्शन सी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हैं, आपके यहाँ पे तीन भी काम में आते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, एक पत्थर है रस्सी से बांध के घुमा रहा है ऐसे, तो जो भी ऊपर से ग्रेविटी अप्लाई होता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जब भी इस पत्थर को बाहर छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी ये पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर जब भी ये बाहर आता है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। जब भी ये फोर्स अंदर की तरफ आता है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, विच वन इज एंटीवायरस। सो आपके यहाँ पे ऑप्शन है कोड रेड, ऑप्शन बी मेलिसा एंड ऑप्शन सी क्रिप्टोलॉकर एंड ऑप्शन डी जो क्या था डॉक्टर इज। यहाँ पे आपको बताना है एंटीवायरस फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए एंटीवायरस, किसके लिए? एंड्रॉइड के लिए एंटीवायरस कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन से, जो कि ऑप्शन डी जो कहते हैं डॉक्टर वेब, एक एंटीवायरस है फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। इसको रिलीज कब किया गया था? 1992 में इसे रिलीज किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, PM inaugurated the 12th South Asian Games on 5th February 2016। अब कहाँ पे PM ने इनॉग्रेट किया था 12th साउथ एशियन गेम्स? यहाँ पे आपका सही आंसर है गुवाहाटी, 2016 में, ठीक है। 2016 में कहाँ पे? गुवाहाटी, गुवाहाटी। तो 2021 में
साउथ एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाला है? जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। 2016 में कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ था 12th साउथ एशियन गेम्स। सो 2021 में कहाँ पे? 2021 में पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स होने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। लोजोंग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन। लोजोंग फेस्टिवल कहाँ पे बहुत पॉपुलर है, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। सो आपके यहाँ पे ऑप्शन बी सी आंसर, ठीक है। हाँ, सिक्किम जो कि आपका सी आंसर है। एंड यूजुअली ये हर साल दिसंबर में होता है, ठीक है। हर साल दिसंबर में होता है। कहाँ पे? सिक्किम पे होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मोस्ट पॉपुलर फॉक डांस ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? करगम। ऑप्शन बी कोडियटम। सॉरी, ऑप्शन सी यक्षगान। ठीक है। ऑप्शन डी कथकली। यहाँ पे आपका सही आंसर 2 किया आता है। द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु फोक डांस कौन सा? करागम, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी कहाँ का पॉपुलर डांस है? जो कि आपका केरला। एंड कथकली भी जो कि आपका केरला का है फेमस फोक डांस है, ठीक है। एंड जो कि आखिरी है देखो क्या यक्षगान जो कि आपका कर्नाटका। सो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।